हेलो एवरीवन। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन असेसमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो वो बहुत स्मूथ, एक्यूरेट और कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्किम एंड ली, कोऑर्डिनेशन इज द बिहेवियर ऑफ 2 or more डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन रिलेशन टू ईच अदर टू प्रोड्यूस स्किल्ड एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पानी का ग्लास आपको लिफ्ट करना है, आपको उठाना है, तो आप उसके लिए अपने शोल्डर को आगे लेके जाओगे, एल्बो को एक्सटेंड करोगे और रिस्ट से फ्लेक्शन करके, फिंगर्स पे फ्लेक्शन करके यू विल होल्ड द ग्लास एंड लिफ्ट इट अप। तो ये आपकी एक स्मूथ, एक्यूरेट और कंट्रोल्ड मूवमेंट होनी चाहिए। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि इसमें अप्रोप्रिएट स्पीड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को पानी का ग्लास उठाना है तो मैं बहुत ज़ोर से अपना हाथ आगे लेके जाऊंगी तो वो ग्लास से आगे निकल जाएगा मेरा हाथ। देन दी टाइमिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड मस्कुलर टेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने एल्बो को इतना एक्सटेंड ही ना करूँ कि मेरा हाथ ग्लास तक पहुँच पाए, तो उस उतनी टेंशन तो मेरे सॉरी तो जो मेरी मसल्स हैं उनको उस तरीके से टेंशन जनरेट करनी है कि जो मेरा डिज़ायर्ड एक्टिविटी है, जिसके लिए मुझे वो हैंड मूवमेंट चाहिए, वो हो पाए। देन कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स ऑन द सोमैटोसेंसरी सिस्टम, visual system and the vestibular system, also fully intact neuromuscular system from motor cortex to spinal cord। अब आता है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसको हमने 3 में डिवाइड किया है, इंट्रालिम, इंटरलिम एंड विजुअल मोटर। तो इंट्रालिम क्या होता है? मूवमेंट विद इन अ सिंगल लिम। फॉर एग्जांपल ब्रशिंग, तो सिर्फ मेरा एक अपर एक्सट्रीमिटी राइट और लेफ्ट वो इन्वॉल्व होगा। इंटरलिम में क्या होगा कि 2 लिम एक साथ काम करेंगे, जैसे कि वॉकिंग। विजुअल मोटर में क्या होता है कि इसके अंदर हम विजुअल और मोटर एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं ताकि हम एक गोल अकम्प्लिश कर सकें, जैसे कि ड्राइविंग, राइटिंग। तो इसमें हमारा मोटर पार्ट भी वर्क कर रहा है प्लस दी विजुअल पार्ट इज ऑल्सो वर्किंग। इसको हमने डिवाइड किया है 2 में, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड आई हैंड हेड कोऑर्डिनेशन। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? रीचिंग फॉर अ विजुअल टारगेट, कि हमें कोई शेल्फ से बुक उतारनी है, खाना खाना है, पानी का ग्लास उठाना है। आई हैंड हेड कोऑर्डिनेशन क्या होगा कि जिसमें रिक्वायर्स फॉर आईज टू फिक्सेट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब आता है असेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इट विल गो इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट विल बी स्क्रीनिंग, देन प्रिपरेशन एंड देन एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग में क्या होगा कि एक ब्रीफ टेस्ट होता है जो आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देगा। और हमें क्यों करते हैं? ताकि अगर पेशेंट को जो प्रॉब्लम है, तो जो सस्पेक्टेड एरियाज हैं कि हाँ दीज विल कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। अगर वी फाइंड देयर इज अ नीड फॉर रेफरल, तो हम रेफर कर सकें। एंड ग्रॉसली इंटैक्ट एरियाज कैन बी रूल्ड आउट। अब इंक्लूड स्क्रीनिंग में क्या इंक्लूड होगा? हमारा रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ एंड सेंसेशन। सॉरी, फर्स्ट बात करेंगे रेंज ऑफ मोशन की। तो पेशेंट को आप बोलोगे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करने के लिए, तो आपको चेक क्या करना है कि जो रेंज है वो नॉर्मल लिमिट्स में है और फंक्शनल लिमिट्स में है कि नहीं। इफ़ द ROM इज़ फुल एंड पेनलेस, तो फर्दर टेस्टिंग हमें नहीं करनी होती। बट अगर या तो ROM फुल नहीं है या फिर ROM जो है वो पेनफुल है या फिर बोथ ऑफ दीज, ठीक है, तो हमें फर्दर टेस्टिंग, एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है। तो स्क्रीनिंग में वी हैव रूल्ड दिस आउट। देन इज दी स्ट्रेंथ। तो MMT हम स्क्रीनिंग में नहीं करते हैं। जब पेशेंट ROM परफॉर्म कर रहा है, एक्टिव ROM, तो थेरेपिस्ट उसी से आइडिया लगाएगा कि व्हाट ग्रेड एटलीस्ट द पेशेंट हैज़। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेशेंट को बोल रही हूँ कि आप शोल्डर फ्लेक्शन करो, तो अगर पेशेंट नॉर्मली अपना हाथ ऊपर लेके जा रहा है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि इसका ग्रेड 3 ऑन MMT स्केल होगा ही होगा। तो ऐसे आपको अपना एजम्पशन बनाना है। देन दी सेंसेशन। तो इजीली टेस्टेड मोडालिटीज़ हमें यूज़ करनी है, जैसे कि पेन, लाइट टच, लार्ज सर्फेसेस के ऊपर, काइनेस्थीसिया, प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट्स के लिए यूज़ करना है। अगर इसमें आपको कुछ एबनॉर्मल मिलता है, देन वी विल गो इनटू फर्दर डिटेल्ड एग्जामिनेशन। देन सेकेंड पार्ट आफ्टर स्क्रीनिंग विच कम्स इज प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हमें 3 चीज़ें करनी है। एक तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट, पेशेंट प्रिपरेशन एंड प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन। टेस्टिंग एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए? आप कोऑर्डिनेशन का असेसमेंट कर रहे हो तो द रूम शुड बी क्वाइट, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, अच्छी लाइट होनी चाहिए वहाँ पे। जो रूम का एरिया है वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो आप टेस्ट कर पा रहे हो वो वहाँ पे अच्छे से हो जाए। एंड इट शुड हैव 2 स्टैंडर्ड चेयर्स एंड अ क्लॉक। देन कम्स द पेशेंट प्रिपरेशन।
तो पेशेंट जो होना चाहिए वो आपका वेल रेस्टेड होना चाहिए। पेशेंट को आपको सारा पर्पस जो है, जो आप टेस्टिंग कराओगे, वो पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए। देन प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ असिस्टेंस, पेशेंट को कितना चाहिए होता है एक्टिविटीज़ के लिए, उसका लेवल ऑफ सेफ्टी क्या है, फॉल रिस्क क्या है, एक्सट्रानियस लिम्ब मूवमेंट्स देखनी है हमें, पोस्चरल स्वे कितना है, और कौन सी सिचुएशंस हैं जो उसकी इम्पेयरमेंट्स को ऑल्टर करती हैं, इधर इंक्रीज और डिक्रीज, और टोटल टाइम परफॉर्म रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, ये हमें ऑब्जर्व करना है बस पेशेंट में। देन दी एग्जामिनेशन, थर्ड पार्ट इज द एग्जामिनेशन। तो इसको हमने दो में डिवाइड किया है, ट्रेडिशनली एंड अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। ट्रेडिशनली में वी हैव इक्विलिब्रियम / बैलेंस टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट। तो इक्विलिब्रियम टेस्ट में क्या होता है, डायनामिक और स्टैटिक दोनों कंडीशंस असेस की जाती हैं। नॉन इक्विलिब्रियम में सिर्फ स्टैटिक, ओनली लिम्ब कॉम्पोनेंट मूवमेंट जो होती हैं वो असेस करी जाती हैं। देन अकॉर्डिंग टू मूवमेंट देयर इज ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में क्या होता है, जो ज़्यादा लार्ज मूवमेंट्स होती है विच इन्वॉल्व लार्जर मसल ग्रुप्स, दैट इज परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट, जैसे वॉकिंग, क्रॉलिंग, नीलिंग। एंड फाइन मोटर में द मूवमेंट्स विच आर स्मॉल, विच इन्वॉल्व स्मॉल मसल ग्रुप्स, उनको हम यूज़ करते हैं। स्किलफुल मूवमेंट्स वी कैन से, एग्जाम्पल बटनिंग, राइटनिंग एंड स्विंग। Then we will talk about non-equilibrium test. So these are the tests which come under the heading of non-equilibrium test. Finger to nose, finger to therapist finger, and you can read that. This is the explanation of how you have to perform these tests. So you can pause the video and you can read it. अब जब पेशेंट को आपने बोला ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, पेशेंट ने टेस्ट परफॉर्म कर लिए, ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है पेशेंट में, कि इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, मुझे वर्बली उनको समझाना तो नहीं पड़ रहा, ऐसे करो वैसे करो, जो कि आपको नहीं करना है असेसमेंट के अंदर, ठीक है। फटीग तो कहीं ऑल्टर नहीं कर रहा रिस्पॉन्स को, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, परफॉर्मेंस अफेक्ट सेफ्टी, ही रिक्वायर्स गार्डिंग, ये देखना है आपको। देन इसकी स्कोरिंग होती है फ्रॉम 0 to 4। 0 इज एक्टिविटी इम्पॉसिबल, 4 इज नॉर्मल। तो 0 में ही कैन नॉट परफॉर्म, 1 में वो इनिशिएट करता है बट कंप्लीट नहीं कर पाता, 2 में वो एक्टिविटी अकम्प्लिश कर लेता है बट बहुत ही स्लो, ऑकवर्ड, अनस्टेडी मूवमेंट के साथ, 3 में ही अकम्प्लिशेज एक्टिविटी पर नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है उसका। 4th इज नॉर्मल, कि वो एक्टिविटी नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है। देन इज द इक्विलिब्रियम टेस्ट। So these are performed in sitting, standing, walking and stair climbing. इसमें भी आप सेम वही सारी चीज़ें नोटिस करोगे while the patient is performing the test. अब इसकी जो स्कोरिंग होती है इक्विलिब्रियम टेस्ट की, क्योंकि इसमें हम स्टैटिक और डायनामिक दोनों चीज़ें देख रहे हैं, तो वी विल स्कोर अकॉर्डिंग टू बोथ द कंडीशंस जो हमने पेशेंट को दी हैं। तो इसका स्कोर ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 0 to 4। 0 इज एब्सेंट, 4 इज नॉर्मल। And this is the description for the static and dynamic, you can read it. Then आता है quantitative coordination testing। तो इसमें हम CTASS SYS system यूज़ करते हैं and choice reaction time analyzer। First is CAT SYS system। ये एक विंडो बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन की इम्पेयरमेंट्स होती है ना, उनको वी क्वांटिफाई, वी गिव अ नंबर हेयर, ठीक है। सिस्टम इंटरफेस विद द कंप्यूटर वाया स्मॉल डाटा लॉगर बॉक्स। तो जो डाटा लॉगर होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है 4 सेंसर से। अब वो 4 सेंसर बॉडी में कहाँ कहाँ लगे होते हैं, ट्रेमर पेन ओवर द फिंगर्स, रिएक्शन टाइम हैंडहेल्ड स्विच एक्टिवेटेड बाय थंब, टच रिकॉर्डिंग प्लेट। टच रिकॉर्डिंग प्लेट हम क्यों करते हैं, ताकि हम प्रोनेशन, सुपिनेशन और फिंगर टैपिंग को मेजर कर सकें। फोर्स प्लेटफॉर्म फॉर मेजरिंग द पोस्चरल स्वे। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर जो नॉर्मेटिव डाटा इज अवेलेबल, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो जो पेशेंट का स्कोर आया है उसके हिसाब से। इट इज़ यूज्ड इन कंडीशन सच एज पार्किंसन एंड डिजेनरेटिव डिजीजेस। देन इज द चॉइस रिएक्शन टाइम एनालाइजर। तो ये भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि हमारा सिंपल रिएक्शन टाइम और चॉइस रिएक्शन टाइम को क्वांटिफाई करता है। सिंपल रिएक्शन टाइम इन्वॉल्व्स ओनली 1 स्टिमुलस एंड 1 रिस्पॉन्स। चॉइस रिएक्शन टाइम जो होता है उसके अंदर आपको मल्टीपल स्टिमुलाई दिए जाते हैं और आपको एक रिस्पॉन्स चूज करना होता है विच विल कॉरेस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई। तो रिएक्शन टाइम आप कैसे मेजर करते हो, जिस टाइम पे आपने स्टिमुलस अप्लाई किया है अप टू जिस टाइम पे रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हुआ है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज द
रिएक्शन टाइम, स्टिमुलस दिया और रिएक्शन आया, दैट टाइम इज रिएक्शन टाइम। और हम रिस्पॉन्स कैसे देते हैं? बाय प्रेसिंग 1 और 2 की लेबल्ड एज ANS। ये इस सॉफ्टवेयर में ही होती है और हमें ये कीज प्रेस करके अपना रिस्पॉन्स देना होता है। थैंक यू।